हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार बता दो, मेरी आवाज़ सही आ रही है? सब ओके है? सब बढ़िया? हेलो हेलो हेलो, कोई नहीं, अब नहीं लगा तो। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है भाई, सब सॉर्टेड है। चलिए आइए, आ जाइए। आज का लेक्चर क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम देखने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम जानने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिकली लेक्चर नंबर आज फर्स्ट होने वाला है। कोई रिकैप है नहीं, तो आज हम पहला लेक्चर यहाँ पर देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्नर थ्योरी से कुछ बातें रिलेट करेंगे, देन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि लिगेंड कैसे दिखते हैं, और इसके बाद जो पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, मतलब इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनको यूज करना है, इनको देखना है, क्योंकि ये बार बार आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो शुरू का पहले लेक्चर में ये चीज पढ़ाई जाएगी, और जो आपका पहला टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से शुरू होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और आइसोमेरिज्म से शुरू होगा। यहाँ से भी नेट में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको समझेंगे। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग हम 20+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर, सॉरी, 20+ मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स के आसपास हम एक्सपेक्टेड सोच के चलते हैं। हाँ, इस बार 20 मार्क्स का नहीं आया, बट 20 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, 20 मार्क्स के आसपास का लगभग ये चैप्टर आता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये चैप्टर, इसको अभी हम शुरू करेंगे। जो आपने पहले पढ़ रखा है, पहले जान रखा है, वो बहुत अच्छा। अभी इसको यहाँ से हम इसमें एडिशन करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आज की डीपी की बात कर रहे हो, पिछली डीपीपी की? किसकी डीपीपी की बात कर रहे हो? डीपीपी कौन सी बात कर रहे हो आपको? लास्ट डीपीपी को एक बार हम देख लेते हैं, है ना। लास्ट डीपीपी में अगर कोई डाउट है तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा है, तो N2 का सबसे ज्यादा होगा, देन N2 नेगेटिव, N2, ये नाइन्थ का ए आएगा। नाइन्थ का ए का आएगा, है ना, नाइन्थ का ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पाई स्टार 2p के बारे में पूछी है, जीरेड आएगा। नोड 1 होगा, नोड 2 होंगे यहाँ पर, है ना। तो ये भी फोर्थ का भी ए आना चाहिए, फोर्थ का पाई स्टार। गलत कर रखा है इन्होंने। पाई स्टार वो होगा भाई, पाई स्टार जिरेड होगा, है ना। पाई जो होता है वो अनजिरेड होता है, पाई स्टार जो होता है वो जिरेड होता है। पाई स्टार क्या होता है? जिरेड होता है। ठीक है, पाई स्टार क्या होता है? जिरेड होता है। ठीक है, सीओ के जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ बिल्कुल, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 एंड 0 आना चाहिए उसका आंसर। 1 एंड 0 आएगा भाई, 1 एंड 0 आएगा उसका आंसर, सीओ वाले का। सीओ में एंटी बॉन्डिंग में जीरो होंगे, एनओ में एक होगा, है ना, एनओ में एक होगा।
क्लियर है भाई? सेवंथ, एंटी बॉन्डिंग ऑफ, हाँ तो टोटल गिन लो भाई, इसमें एंटी बॉन्डिंग में है ना, O2 के एंटी बॉन्डिंग में पूछा है, O2 के एंटी बॉन्डिंग में पूछा है, तो सिग्मा स्टार 1s में दो, सिग्मा स्टार 2s में दो, ठीक है, इसमें दो, इसमें टू, और पाई स्टार में आपके दो, यानी कि 6 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 6 आएंगे, है ना। क्या भाई, गलतियां ज्यादा हैं, कर सही कम रखे हैं। कंप्लीट गिने जाएंगे भाई, कंप्लीट गिने जाएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे उसको, है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम उसको कहेंगे। जो आपको क्लास में बताया हुआ है, अगर आपको क्लास में पाई स्टार बता दिया है कि वो क्या होता है, क्लास में आपको पाई स्टार बताया है कि वो क्या होता है, जिरेड होता है, तो पाई स्टार जिरेड ही होगा। ये नेट का क्वेश्चन है। सिग्मा, पाई, पाई स्टार, और आपका सिग्मा हो गया, सिग्मा स्टार हो गया, पाई हो गया, और पाई स्टार हो गया। ये जिरेड होता है, ये अनजिरेड होता है, ये जिरेड होता है, ठीक है। ये आपको जो क्लास में बताया गया है वो सही है, ठीक है। हाँ, जो ये एरर है इसको मैं ठीक करवा दूंगा, है ना, इसको मैं ठीक करवा दूंगा। दस, 1 मिनट मुझे दीजिए बस, है ना, मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ कहाँ हुआ है, ठीक है, कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है भाई, वो NO और CO वाले के CO में 0 आएंगे और NO में 1 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, CO और इसमें NO में क्या आएंगे, 0 आएंगे और 1 आएगा, इस तरीके से चीजें चलेंगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, है ना। ये का एरर था इसमें। पाई स्टार आपका क्या होता है? पाई स्टार आपका जिरेड होता है, पाई स्टार जिरेड होता है, उसको जिरेड ही ध्यान रखना, ठीक है। पाई स्टार क्या होता है भाई? जिरेड होता है ना। ये पता नहीं किस तरीके से हो गई है गड़बड़, कल जस्ट मैं चेक नहीं कर पाया था, है ना, तो मतलब प्रूफ रीड नहीं कर पाया था, वो उसके बिना चली गई, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, है ना, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मतलब इतना सारा ऐसा कुछ नहीं होगा, एक आधा जो होता है कभी कभी वो चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़े से, और इसको भी मैं कोशिश करूंगा री अपलोड करवा के उसको ठीक करवाऊं, है ना। चलिए ठीक है भाई, और आगे चलते हैं, किस तरीके से है आपके पास, किस तरीके से चीजें हैं उसको देखते हैं। अभी मैं शुरू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, एक बार मुझे बता दो भाई। करूँ भाई शुरू? चलिए ठीक है, देखते हैं, है ना। चलिए आइए अभी देखते हैं, अभी ठंडे माइंड से आराम से देखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें इसे अच्छे से करना है भाई, है ना, इसे हमें अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। तो आइए एक बार ही देखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो मेरा चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर हम एक बारी बात करें तो क्या क्या मुझे पढ़ना है बेसिकली। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले तो जैसे आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम बातें करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जस्ट उसको लेंगे, ठीक है। इसका जानना इंपॉर्टेंट है ना, इसका जानना इंपॉर्टेंट है। बस एज सच अगर आप ये सोचोगे कि इससे कितने क्वेश्चन दिखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एज सच नहीं दिखेंगे, मगर इसको जानना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास थ्योरीज आ जाती है ना, जैसे कि यहाँ पर आपके पास थ्योरीज आ जाती है, बॉन्डिंग थ्योरीज यहाँ पर आपको पढ़नी होती है ना। बॉन्डिंग थ्योरीज बेसिकली आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, जिसमें आप वीबीटी एंड सीएफटी के बातें, बॉन्डिंग थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, वीबीटी एंड सीएफटी की बेसिकली बात कर रहे होते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन यहाँ पर आ जाता है, और देन यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी है ना, एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी यहाँ पर आपके पास आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी क्या होता है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट आपने लिखा है इस तरीके से, बट एप्लीकेशन यहाँ पर बॉन्डिंग थ्योरीज में भी कई चीजें आएंगी है ना, वो सारे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होने हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 लेक्चर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे, समय लगेगा, मगर देखते देखते आराम से चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सीएफई में जैसे लैटिस एनर्जी का अबनॉर्मल बिहेवियर, हाइड्रेशन एनर्जी का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, आयनिक रेडियाई का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इन सब को हमें समझना होता है। देन हमें क्या पढ़ना होता है, स्पाइनल्स भी पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं मेरे भाई, स्पाइनल्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नेक्स्ट आपका जो चीज होगा शुरू, अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म शुरू हो जाएगी। जैसे कि भाई सबसे पहले हमारे पास क्या शुरू होगा, स्पेक्ट्रा शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या शुरू हो जाएगा, स्पेक्ट्रा शुरू हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं ना, इसमें जैसे यहाँ पर अपन माइक्रोस्टेट्स ले लें है ना, माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्टेट्स कह रहे हैं, टर्म सिंबल कह रहे हैं है ना, टर्म सिंबल यहाँ पर हम कह रहे हैं, ठीक है, टर्म सिंबल यहाँ पर हम कह रहे हैं, ऑर्गल डायग्राम हम कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपने बीएससी में नहीं पढ़ी होगी, टर्म सिंबल फिर भी पढ़ा होगा, ऑर्गल वगैरह नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। देन आपके पास टीएस डायग्राम हो गया, तनाबे सुगानो डायग्राम, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद जैसे कि मैग्नेटिज्म में अगर हम जाते हैं ना, मैग्नेटिज्म में हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं भाई, मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिज्म में भी कई फॉर्मूले हैं ना, 4 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, 4 फॉर्मूले हमें पढ़ने होते हैं, 4 फॉर्मूले को हमें देखना है। एक स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना हमें पढ़ना होता है, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना वाला चीजें हमें पढ़नी होती है, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना, फिनोमिनो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कलर थ्योरी आता है, जिससे इस बार एक क्वेश्चन आया था है ना, कलर थ्योरी से क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल था, किसी का भी आई थिंक वो गलत नहीं हुआ होगा है ना, बहुत सिंपल था, किसी का भी आई थिंक गलत नहीं होगा। इस बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जो देखो, अक्सर हम मान के चलते कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना होगा। मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं कह सकती हूँ वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मजा आता है पढ़ने में, समझ में आता है सारी चीजें। हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर अच्छे लेवल पे पढ़ोगे, अच्छी अच्छी चीजें देखोगे, थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल चीजें भी देखोगे तो चीजें सही रहेंगी है ना। और अगर आपने वो चीज कर ली है तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ, हर बार ऐसा ही होता है, इस बार क्या हुआ, उसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कम डाला था है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब कि मेरे ख्याल से 12-16 मार्क्स का था और सारा करने लायक था, उसमें कोई नंबर कटने वाली बात नहीं थी। हाँ, ऐसे ही रैंडम डी ब्लॉक की रिएक्शन डाल रखी थी। वो रिएक्शन ना तो बच्चा कभी पढ़ता है और ना ही उसको वो चीजें पढ़ाई जाती है, ना ही कभी सजेस्टेड रहता है कि भाई रिएक्शन याद करो। रिएक्शन इन द सेंस कि भाई मैं वेनेडियम
जैसे कोई इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, रिसर्च कर रहा है, वेनेडियम मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब भाई उसकी रिसर्च कहीं पर भी चल रही है, वेनेडियम मेटल पे वो कुछ भी पूछ देगा, वेनेडियम ने इसके साथ ये किया तो ये बना, ये किया तो ये बना। वो चीजें आप किसी चीज को नहीं पढ़ सकते हो, इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हो। आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, टॉपिक पढ़ सकते हो, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक हो गया, ओएमसी टॉपिक हो गया, उन्हीं पे ही फोकस आपको करना है। और इसके बाद एक और टॉपिक आपके पास होता है, सबसे बड़ा टॉपिक हम कह दें, रिएक्शन मैकेनिज्म। अपने आप में ही ये कितने लेक्चर का टॉपिक होगा भाई? ये 4 लेक्चर का टॉपिक होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म 4 लेक्चर का टॉपिक होगा। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलेंगी। कुछ चीजें आपने सुनी हुई होंगी, कुछ चीजें आपने बिल्कुल नहीं सुनी हुई होगी। तो मैं दोनों में ही चाहूंगा कि आप अच्छे से बैठकर थोड़ा सा साथ निभा कर हम चीजें करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। ऐसा हम नहीं करेंगे तो भाई सबके लिए दोस्त बढ़िया होगा। अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, मतलब पढ़ाई आपके फायदे की है, तो अच्छे से पढ़ लेना, साथ में साथ निभाते निभाते चीज़ों को कर लेना, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? बताइए भाई। नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया दिन है, तो आपसे आपकी दिल की बातें थोड़ी जान लेते हैं। आप कई लोग उस दिन कह रहे थे कि पता नहीं कौन कह रहा था कि हितेश सर बात नहीं करते हैं हमसे, ना? कमेंट देखा था कहीं मैंने कि हितेश सर हमसे बात नहीं करते हैं। बताओ भाई, आओ बातचीत करते हैं। 2 मिनट, ओनली 2 मिनट ही। बातचीत नहीं करता हूं मैं आपसे, बताओ हैं? कौन कह रहा है बातचीत नहीं करता हूं मैं? क्या बातचीत करें? घर पे सब बढ़िया है, मेरे घर पे सब बढ़िया है। अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में पूछूं? बातचीत करें तो करें क्या? बताओ, कहां से शुरू करें बातचीत? मैं बोलता हूं ज्यादा मत होना ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। अब ज्यादा होने के बाद आप मुझे ही कुछ ना समझो, है ना? है ना? ज्यादा आप हो गए और फिर मुझे ही कुछ नहीं समझ रहे हो, हैं? फिर वो चीज थोड़ा सा अपना भी है ना, है ना? थोड़ा सा अपना भी कुछ एक स्टेटस है, लिटिल लिटिल ही है? पर ऐसे आप मुझे ही कुछ ना समझो, इतना फ्रैंक हो जाओ, वो वाला नहीं चाहिए। मेरा सब बढ़िया चल रहा है भाई, मेरा जीवन में सही चल रहा है ना? ठीक है। और चल रहा है बस, है ना? चल रहा है। गाना गाओ, बताओ। इतनी अच्छी आवाज ऊपर वाले ने दी नहीं, है ना? ऊपर वाले ने दिया है क्या? ऊपर वाले ने दिया है ये पेन। थोड़ा सा कहा है कि थोड़ा ये भी दे दिया कि ले भाई, इससे तू अपनी ये पकड़, इसको लगा, लिख और अपनी रोजी रोटी चला ले। ये दिया है ना? ये दिया है। मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं दिल्ली में ही हूँ, बट वैसे मैं होम टाउन मेरा हरियाणा में है ना? हार्ड कहाँ लग रहा है भाई? क्या हार्ड है? अभी तो कुछ चल्लू ही नहीं हुआ है। अभी तो मतलब हम जैसे कि ये लगा लो, वो कहीं जंप करने के लिए वो होती है ना, पैराग्लाइडिंग कर रहा है कोई इंसान, या कोई वो जंपिंग जंपिंग कर रहा है एकदम पहाड़ों में, है ना? अभी हम बस उसके गेट पे खड़े हैं, अभी तो जंपिंग शुरू हो गई। अभी हम बिल्कुल खड़े होने, अभी अभी कह रहे हो अभी हार्ड लग रहा है? अभी रिवर राफ्टिंग करने जा ही रहे हैं, अभी तो बस दूर से बोट देखी है, बोट देखने पे ही आप ये कह दोगे कि हार्ड लग रहा है। तो अभी बोट पे तो बैठना है, अभी तो प्रोग्राम चलेगा। नेट के बाद हमारे पास क्या है करने को? देखो, आपके पास थोड़ी सी यही सुन लो भाई, है ना? गाना गाओ, और इससे अच्छा तो यही। लाइफ में फर्स्ट टाइम रिहान भाई ने कुछ यूजफुल बात करी है? तो रिहान भाई के लिए बता देते हैं।
देखो नेट आप करते हैं भाई इसको ना, फिर पता है क्या है, आज के लेक्चर के बाद एक कमेंट आ जाएगा, हितेश सर बात बहुत करते हैं, तो यही दिक्कत है। अगर बात नहीं की किसी दिन तो ये कमेंट आ जाएगा कि हितेश सर बात नहीं कर रहे हैं, है ना, और ऐसा आ जाएगा तो वो कर रहे हैं। ज्यादा हार्ड कौन सा है, ओएमसी है या कोऑर्डिनेशन? भाई कोई भी हार्ड नहीं है ना। जब अपन यहाँ खड़े हैं, जब आपको पढ़ाएंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। ऐसी बातें हटा दो अपने दिमाग से। नेट के बाद भाई आप क्या क्या कर सकते हो, देखो आप नेट क्वालिफाई करोगे, ठीक है, मैं चाहता हूं आप गेट में भी अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है, नेट आप करो, जेआरएफ करो, गेट में भी अच्छा करो। इसके पास आपके पास कमाने के साधन क्या है? अल्टीमेटली कमाना ही है ना। ऐसे टेपी बांध के तो घूमूंगा नहीं कि मेरा नेट क्वालिफाई है और मैं घूमता रहूं, इससे तो कुछ होएगा नहीं भैया। अल्टीमेटली क्या है, सब जो चीज सीखी है उसको कहाँ यूज करके अपना रोजगार कुछ पैदा करना है या नहीं है भाई। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, पीएचडी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पीएचडी करो, अदरवाइज पीएचडी के बारे में आप मत सोचो, है ना। पीएचडी इंटरेस्ट है तो आप करो, अदरवाइज मत करो। और अगर इंटरेस्ट है तो फिर किसी से पूछो मत कि मैं करूं या नहीं करूं। आप मेरे से पूछने आओगे कि सर पीएचडी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, है ना। मैं आईआईटी में था, आईआईटी में मैंने चीजें देखी, पहले किरोड़ीमल कॉलेज में था, वहां पर चीजें देखी, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था लैब से, तो मैंने नहीं करी। अब मैं ये हर किसी को ये थोड़ा ना कह सकता हूँ कि पीएचडी मत करो, वो मेरी बात है, मुझे नहीं करनी थी, मेरे साथ वालों ने करी है, कर रहे हैं, मतलब चल रही है उनकी अभी, या कुछ की हो चुकी है, जो भी है। या तो पीएचडी करो, या फिर आपने अगर ये नेट क्वालिफाई कर लिया, गेट क्वालिफाई कर लिया, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, बढ़िया इंस्टीट्यूट से, तो आप इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रीज में कौन सी, जैसे मेडिकल कंपनीज जो होती है ना, फार्मेसी कंपनी, वो अपने को थोड़ा सा बुला सकती है ना। जैसे कि भाई आपके एसआरएफ एक कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर रेड्डी में, है ना। इस तरीके की कंपनीज जो होती हैं, है ना, वो आपको बुलाती है फार्मास्यूटिकल। या फिर आपके पास है टीचिंग, ठीक है, या फिर आपके पास है टीचिंग, आप कहीं प्राइवेट में टीचिंग शुरू करो। या फिर आपके पास है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो और गवर्नमेंट टीचर लग जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। बट मैं ये कहूंगा कि खाली बैठ के तैयारी मत करो, मतलब सिर्फ अपना समय पूरा गवर्नमेंट एग्जाम में देकर उसकी तैयारी मत करो, क्योंकि आजकल चल ये रहा है कि वैकेंसी कब आ रही है, कब आ रही है नहीं पता, है ना। ये कोई वो सिस्टम नहीं है कि एक साल में आएगी या नहीं आएगी, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। जैसे हरियाणा में पता नहीं कितने साल बाद अब आई है, उत्तराखंड में अब आई थी, है ना, आ रखी है उत्तराखंड में। कुछ 20 एक पोस्ट है केमिस्ट्री की, ठीक है। हरियाणा में अभी कुछ 71 पोस्ट निकली है केमिस्ट्री की, है ना। पीजीटी की अलग निकली है, टीजीटी की अलग निकली है, ठीक है। या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, और नेट क्वालिफाई करने के बाद एक आप कॉलेज में लगोगे, आप किस में लगोगे, कॉलेज में टीचर लगोगे। या फिर आप बीएड एक ऑप्शन होता है ना, बीएड ऑप्शन करके फिर आपका नेट का कोई यूज नहीं रह जाता है ना। अगर वो आपको बीएड ही करनी है तो आप नेट क्यों ही कर रहे हो वो पता नहीं, ठीक है। हाँ, एमपी वे में आई है, हो चुका ना एमपी का तो एग्जाम, हरियाणा और उत्तराखंड का भी बाकी है, ठीक है। हाँ, 79 के आसपास जितनी भी है नेट क्वालिफाई उन्होंने मांग रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये चक्कर है। और अगर जैसे टीजीटी पीजीटी है ना, टीजीटी पीजीटी में बीएड मांगते हैं, जैसे केवी स्कूल वगैरह है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, है ना, बीएड करके। बट बीएड कर लोगे तो फिर आप 12th क्लास तक, है ना, मतलब नीचे नीचे पीजीटी 11 12 या उससे भी नीचे वहां पढ़ाओगे। नेट क्वालिफाई करके आप कॉलेज में पढ़ाओगे, एक ओहदा ऊपर पढ़ाओगे और वो चीजें होती जाएगी, ठीक है। बट मेरी सजेशन ये है कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ के मत करना। क्योंकि बात यह है कि आपने तैयारी करी, तैयारी करने के बाद एक पेपर दिया, फिर उसका प्री दे रहा है, फिर उन्होंने होल्ड पे डाल दिया, वो 6 महीने बाद उसका रिजल्ट निकाल रहे, फिर दूसरा होल्ड पे डाल दिया। इस तरीके से मत करना, अपना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर पता है कि भाई मुझे पीएचडी नहीं करनी, मुझे इंडस्ट्रीज नहीं करी, तो आप अपनी टीचिंग शुरू करो, कहीं छोटे जगह से शुरू करो, छोटे छोटे पे बढ़ते बढ़ते अपना सब्जेक्ट क्रिएट करो, और देन उसके बाद अपने साथ साथ तैयारी करते रहो, ठीक है। फिर आपको खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे, आपको खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे। कुल मिला के ये चीजें हैं। पीएचडी करना है, किसी को सॉर्टेड है तो पीएचडी आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 110 आपका सेफ स्कोर होता है भाई, 110 आपका सेफ स्कोर होता है। अगर आप 110 आप लेकर आते हो तो सेफ स्कोर होता है। आई थिंक काफी हो गया ये, है ना। बिल्कुल जरूरी है भाई, आप एक्सपीरियंस तो होना जरूरी है अगर आपको। और ऐसे सामने पढ़ाने में तो काफी एक्सपीरियंस, मतलब काफी टाइम लगेगा, है ना, मतलब ऐसे नहीं। क्या लगा के गया है भाई आदमी, मतलब आपको लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर लेने में तो अभी समय लगेगा दोस्त, है ना।
समय लगेगा अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो तो पहले आपको थोड़ा शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा समय देकर स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में है ना शुरू करते हैं, क्या होता है। ठीक है, आइए अब पढ़ ले भाई, है ना, अब पढ़ ले। दिसंबर में 118 पता नहीं कैसे चली गई थी, है ना, वो किसी को ही नहीं समझ में आया, है ना, वो किसी को ही नहीं समझ में आया क्योंकि वो सीट्स शायद कम हो गई थी, वरना 118 जैसा पेपर था नहीं वो। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले मान लो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही शुरू कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है। क्या शुरू आ रहा है? अब भाई शांति से बैठ जाना, मुझे कोई भी कमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे सिर्फ पढ़ाना है, थोड़ी देर पढ़ाने दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये मेटल है, ये मेटल है, यहाँ पर एक लीगेंड है, लीगेंड के बाद ये एक वैकेंट, लीगेंड के पास क्या होगा, लोन पेयर होंगे और यहाँ पर ये बॉन्ड दे देगा, ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मेरे भाई क्या है, आपका बॉन्ड बना है, बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है वो एक जना लेकर आ रहा है। आप और मैं पार्टी करने गए, अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर आपसे तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही चाहते हैं, मतलब हम तो खाली हाथ आएंगे, बिंदास आपकी तरफ से ही होगा सारा पार्टी का इंतजाम। ठीक है, तो आप चाहोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ठीक है, आप चाहोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। यहीं पर ही आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो तो आप कहोगे कि नहीं भाई, आधा तू ला आधा मैं लाऊंगा, है ना, पार्टी का सामान आधा तू ला आधा मैं लाऊंगा। जैसे कि ए है ये, ठीक है, ये ए है, ये मान लो आपके पास क्या है, बी है, ये आपके पास बी ए है, ए एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, बी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो यहां पर आपके पास ये भी एक बार क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट के प्री में आ गया था कि कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड में अंतर क्या है ना। देखो बनने के बाद आप नहीं पहचान सकते कि कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड में अंतर क्या है, बस बनने से पहले आप पहचान सकते हो कि लीगेंड ने डोनेट किए होंगे, यहाँ पर मेटल खाली रहा होगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, कार्बन था, कार्बन को sp3 आपने कहा और कार्बन से आपने एक्सपेक्ट किया कि वो CH4 बनाना चाहता है, तो आपने क्या किया कार्बन के साथ, आपने यहाँ पर कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन रखे। ठीक है, और जब हाइड्रोजन आया, जब हाइड्रोजन आया तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, है ना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से, और CH4 क्या हो गया, बन गया, और CH4 क्या हो गया, यहाँ पर बन गया। ये बात ध्यान रखना, CH4 क्या हो गया, यहाँ पर बन गया। क्लियर है भाई, इधर CH4 बन गया। और अगली बात, यहाँ पर आपके पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल है, मेटल के पास यहाँ पर आपके पास क्या है, मेटल के पास अगर मेटल आपको sp3 चाहिए तो यहां पर ये डब्बे क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन था, मगर इधर जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना यहां पर डब्बे खाली रहेंगे और लीगेंड ही दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, लीगेंड ही दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये बात ध्यान रखना का उधर ऐसा नहीं था, उसमें यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें ये था, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे, आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे, ये मेटल है, यहाँ पर लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस तरीके से साइन आएगा, ये लीगेंड ने डोनेट किया, ये लीगेंड ने डोनेट किया, ये लीगेंड ने डोनेट किया, इधर डोनेट कर रहा है, ये लीगेंड इधर डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं व्हेन अ लीगेंड, व्हेन अ लीगेंड, व्हेन अ लीगेंड डोनेट, व्हेन अ लीगेंड डोनेट इट्स electron pair into the vacant orbital, into the vacant orbital of metal, when a ligand donates its electron pair into the vacant orbital of metal, a coordinate bond is formed, 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 है ना, then the complex, and the complex is known as, and the complex is known as, and the complex is known as, and the complex is known as coordination complex, complex is known as coordination complex। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कहेगा। क्लियर है भाई मेरे भाई, ये बात समझ में आई, सभी लोगों को क्लियर है? सिंपल है, अभी कुछ चल ही नहीं रहा, अभी हमारी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, अभी वो बातें हैं जो सबको थोड़ी थोड़ी पता है ना, सबको थोड़ी थोड़ी पता है।
अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ये दिखेगा कैसे, है ना, ये तो मान लो इस तरीके से हो गया, डेफिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखेगा कैसे, ये है कोबाल्ट हो गया, या फिर मान लो मैंने कह दिया मेटल कह दिया, Ln कह दिया, और यहाँ पर मान लो मैं कह रहा हूँ X3 कह रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो चीजें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी, है ना। ये जो चीज है इसको हम कहेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको मेरे भाई हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हम इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्पेयर कहेंगे। मतलब जो अंदर होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाता है, जो बाहर होता है उसे आयोनाइजेशन स्पेयर कहा जाता है, ठीक है। जो बाहर होता है उसे आयोनाइजेशन स्पेयर कहा जाता है। ये जो है, ये जो n है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है, नंबर है। ये आपका मेटल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लीगेंड हो गया। ये आपका क्या हो गया, लीगेंड हो गया। तो ये जस्ट एक शक्ल दिखाई है कि अगर मैं आज के बाद जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आप क्या चीज समझोगे, है ना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर से आप क्या चीज समझोगे वो आपको देखना है। आ रही है दोस्त बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी हो तो साथ साथ बता देना। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक फैमिली की तरह रहो, मतलब एक दूसरे को समझ के चलो, ठीक है। समझ के चलो इन द सेंस कि मान लो किसी की डिमांड पे मैंने कुछ बात बोली, किसी ने कुछ पूछा, तो दूसरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसने ये चीज, है ना, इसने वो करा है। कई बार लगता है, वो मुझे भी लगता है कि यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है ये बंदा, या वो कर रहा है ना, इसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उससे आप अपना 2 मिनट भी मूड खराब करोगे तो अगली चीजें फिर पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको आपस में कुछ भी वो मतभेद नहीं रखने हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए, सबसे पहली जो चीजें एक्सप्लेन हुई, सबसे पहली जो चीजें एक्सप्लेन हुई वो वर्नर थ्योरी ने आकर बातें बताई, ठीक है। हाँ, डेटिव बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। वर्नर थ्योरी हमें क्या बताती है ना, ये थ्योरी पहली थ्योरी हमें थी, है ना, 1893 में वर्नर ने कुछ बातें प्रपोज की। कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके सराउंडिंग में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, जस्ट वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उस मेटल के अराउंड में कितने, अगर मेरे साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो आप कहोगे कि सर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 6 है। पहले हम स्टेरिक नंबर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर यूज करेंगे। स्टेरिक में हम लोन पेयर भी लेते थे, और यहाँ पर कोई लोन पेयर का हम जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी लोन पेयर का जिक्र नहीं करते हैं, लिगेंड का जिक्र हो रहा होता है वही, ठीक है। आइए समझते हैं। इन 1893 के आसपास वर्नर ने क्या किया, वर्नर प्रपोज्ड अ थ्योरी, है ना, वर्नर proposed a theory about the structure and the formation of coordination complex, about the structure and formation of coordination complex, ठीक है। और ऐसा बताते हुए वर्नर ने कुछ और चीजें, ऐसा जब उन्होंने बताया तो वर्नर ने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है। वर्नर ने दो चीजें बताई, एक बताया उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी। उन्होंने कहा मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। उन्होंने क्या कहा, मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। जस्ट समझना है ना, क्वेश्चन क्या आ सकता है, जस्ट सिंपल सा आ सकता है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक चीज समझना, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक्स में, मतलब इंट्रोडक्शन में ही हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करें, नहीं भाई, आगे भी हमें जानना है। बस इसकी जो जो बातें यूज होंगी कनेक्ट करेंगे आगे, बस इतना काम है इस बातों का, ठीक है। तो मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी होती है क्या, एक वैलेंसी आपके पास होती है प्राइमरी वैलेंसी, है ना, एक वैलेंसी आपके पास होती है भाई प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। भाई मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है ना, समझो, बस अभी आएगा कि सर इससे हमें क्या देखना है, कैसे पता लगेगा। ये प्राइमरी वैलेंसी को बोल रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या है, जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कोरिस्पोंड करती है किसको,
इट कोरेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मतलब आपसे जस्ट ये पूछ सकता है, एक कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपसे ये वर्ड बोल देगा कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। अब आपको वहां पर पता होना चाहिए कि वर्नर के वहां पर ये चीजें थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वहां पर ये चीजें थी। तो यहां पर क्या होता है, इट कोरेस्पॉन्ड्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये किसको कोरिस्पॉन्ड की करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को कोरिस्पॉन्ड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को कोरिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोरिस्पॉन्ड करती है, इट कोरिस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये किसको कोरिस्पॉन्ड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल को कोरिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है कि आपके पास प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आ सकती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर आपके पास मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जैसे मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है, मैंने ये कॉम्प्लेक्स दिया, कोबाल्ट है, NH3 है, 6 है और यहां पर Cl3 है। मान लो मैं आपसे यहां पर प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा हूं और सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं भाई, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा हूं। क्या आंसर होगा इस कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स दिख गया है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा अगर पेपर में आता है तो। देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी तो सबको दिख रहा है कि यहां पर मेटल की सराउंडिंग में अंदर जितने लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर कितनी है, 6 है। अगर इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है तो सबसे पहले इसको आयोनाइज कर दो, है ना। इसको आयोनाइज कर दोगे, यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर NH3 है, ये क्या है, 6 है, और यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव है, और यहाँ पर अगर 3 नेगेटिव वहां है तो 3 पॉजिटिव यहाँ होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, तो 0 इज इक्वल टू प्लस का 3, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, प्लस का 3 आया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने बहुत पहले शायद सीख लिया होगा, बट फिर भी नहीं आ रहा है कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव कैसे हुआ। तो आज मैं एक लिस्ट दूंगा, मैं आज लिगेंड की एक लिस्ट दूंगा, है ना। हम यहाँ पर सारे लिगेंड नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लिगेंड है ना, हम मैं क्लासिफाई करूंगा कि इस तरीके से है, और लिगेंड की आपको लिस्ट दे दूंगा, उस लिगेंड की लिस्ट को आपको यूज करना है पढ़ते हुए, ठीक है। मान लो मैंने ये पूछ लिया, NH3 है, 5 है और Cl2 है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यही गलती आप लोग करते हो। आपको क्या कहा कि वो अच्छा एक लिगेंड हमने यहाँ पर कम लिया है, एक लिगेंड को और ले लो भाई, है ना। एक लिगेंड और ले लो, यहाँ पर क्लोरीन अंदर है, वो जो क्लोरीन 3 थे वो अंदर बाहर है, क्लोरीन जो है वो अंदर है। अब बताओ, कोबाल्ट NH3 है, क्लोरीन है और Cl2 है, कोबाल्ट NH3 है, क्लोरीन एंड Cl2 है, ठीक है। क्या आंसर आएगा भाई, क्या आंसर यहाँ पर आएगा, देखो भाई यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5। इसको नहीं दिख रहा अगर तो आप सही से लिख लो, 5 देन क्लोरीन एंड देन Cl2, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं,
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 ये और 1 क्लोरीन, यानी कि 5 + 1 आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी भाई, 6 होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा भाई, इसको आयोनाइज करेंगे भाई, इसको आयोनाइज करेंगे। कोबाल्ट है NH3 का 5 है और 1 क्लोरीन है, 2 Cl नेगेटिव यहाँ पर, तो 2 पॉजिटिव छोड़कर जाएंगे। कितना होगा, NH3 0 होता है, इसको कंसिडर मत करो। क्लोरीन -1 होता है, तो -1 इज इक्वल टू +1, x -1 इज इक्वल टू +1। तो ये x कितना हो जाएगा भैया, +3 हो जाएगा, यानी कि सेम आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। 2 6 1 6 है ना, ऐसे नहीं होगा भाई। आ रही है बात समझ में, कितने लोगों को ये क्लियर है? अगर क्लियर है दोस्त तो बताइए, मैं आगे चल सकता हूं क्या नहीं, क्या मैं यहां से आगे चल सकता हूं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? डन है। अब इसके रिगार्डिंग और क्या पूछा जा सकता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो आइए कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर उसको समझेंगे, फिर अगली स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। कहां पर साइड में लिख दिया यार? कोमल, आप कौन सी क्लास में हो? आप 11th क्लास के बच्चे हो या 12th क्लास के बच्चे हो या उससे भी छोटे क्लास से हो? आप छोटे बच्चों की तरह करते हो आप। ये इधर हो गया है, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ये उधर हो गया, ये उधर मुझे नहीं दिख रहा। इस स्लाइड में कहाँ क्या नहीं दिख रहा यार? क्या चीज साइड में लिख दी है? नहीं दिख रहा क्या इस स्लाइड में कुछ आप लोगों को? और सिर्फ आपको ही होती है अक्सर ये दिक्कत? मास्टर्स हो गई है आपकी? भाई कहाँ है जो नहीं दिख रहा? अब तो ऊपर भी नहीं लिखा मैंने। आइए समझते हैं क्या चीजें हैं। लिगेंड्स विच सेटिस्फाई, यहां पर क्या लिख रहा हूं, लिगेंड्स विच सेटिस्फाई, लिगेंड विच सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। पहली स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, उस स्टेटमेंट को आप पढ़ना और खुद समझने की कोशिश करना, वरना मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहा है, लिगेंड विच सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी, कोई लिगेंड अगर सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, विच सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी, आर प्लेस्ड इन आयोनाइजेशन स्पेयर, वो कहां पर बैठी होगी, वो आयोनाइजेशन स्पेयर में बैठी होगी। आर प्लेस्ड इन आयोनाइजेशन स्पेयर, वो आयोनाइजेशन स्पेयर में बैठी हुई मिलेगी। ऐसे लिगेंड जो कहां पर बैठे हैं, है ना, ऐसे लिगेंड, लिगेंड विच सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी आर प्लेस्ड इन आयोनाइजेशन स्पेयर। मतलब क्या, देखो कितनी सीधी सी बात है कि वो लिगेंड जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी में यूज हो रहे होंगे, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी में यूज नहीं हो रहे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में उनका कोई लिंक नहीं है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर में जिसका लिंक नहीं है तो वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर बैठा होगा, यानी कि आयोनाइजेशन स्पेयर में बैठा होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये पेपर में मान लो आ जाए, जिसके चांसेस हो सकते हैं आ जाए, क्योंकि वर्नर थ्योरी से अगर क्वेश्चन आएगा तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जस्ट ये और ये 3-4 स्टेटमेंट जो अब लिखवाऊंगा वो, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसे लिगेंड जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में नहीं, आयोनाइजेशन स्पेयर में बैठे होते हैं। लिगेंड विच सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी आर प्लेस्ड इन आयोनाइजेशन स्पेयर। अब इस बात को हिंदी में बोलता हूं, ऐसे लिगेंड जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें वो आयोनाइजेशन स्पेयर में बैठे होंगे। देखो भाई, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, तो अब अगर मैं जब भी मेरे सामने ऐसा वर्ड आ जाए प्राइमरी वैलेंसी, तो मुझे सीधा पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। अगर कोई लिगेंड सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ही अपना रोल दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में अपना कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, तो क्या ये जाहिर सी बात नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में नहीं बैठा है, यानी कि वो बाहर बैठा है। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट ये है। जैसे कि यहां पर है ना, ये लिगेंड जो ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी निकलवा रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर में इसका रोल है ही नहीं, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी में इसका रोल नहीं है, तो ये बाहर ही बैठा हुआ मिलेगा।
कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है? पहली स्टेटमेंट जो है कितने लोगों को समझ में आ गई है? दूसरी स्टेटमेंट में पढ़ाता हूं, लिखता हूं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? लिगेंड्स विच सेटिस्फाई, लिगेंड्स विच सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, secondary valency are placed in, secondary valency are placed in ionization pair, are placed in are placed in coordination pair। वो कहां पर बैठे हुए होंगे जी? कोऑर्डिनेशन स्पेयर में बैठे हुए होंगे। आ रही है बात आपको? क्या कह रहा है कि वो लिगेंड जो प्राइमरी भी कर रहे हैं और सेकेंडरी, भाई अगर कोई सेकेंडरी वैलेंसी को टच भी कर रहा है ना, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर में इन्वॉल्व हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में बैठा होगा। मान लो मैं आपको ये बोलूं, इसको ये बिल्कुल केमिस्ट्री के इन टर्म्स में ना जाके मैं आपको हितेश थ्योरी या आपकी भाई पुनीत भाई की थ्योरी, तनीषा थ्योरी, वंदिता थ्योरी, सिंपल बेसिक लोगों की थ्योरी के हिसाब से बोलूं कि सर जो लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होंगे ना वो अंदर बैठे होंगे, इतनी सी बात है। तो ये कितनी सरल बात है, बट अब इतना सरल है नहीं, है ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा फिरा के आ जाएगा कि भाई जो लिगेंड सेकेंडरी को भी कर रहे हैं और प्राइमरी, अगर सेकेंडरी को वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अंदर ही होगा। जैसे ये लिगेंड है, ये क्लोरीन, यहां पर ये क्लोरीन है, ये सेकेंडरी को भी कर रहा है, प्राइमरी को भी कर रहा है। प्राइमरी को करे ना करे, अगर वो सेकेंडरी को कर रहा है तो वो अंदर ही होगा। तो कहने का सार ये है, ऐसा लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई रोल दे रहा है वो अंदर होगा, ऐसा लिगेंड जो नहीं दे रहा कोऑर्डिनेशन नंबर में रोल, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रहा है, वो बाहर होगा। ये स्टेटमेंट बहुत सरल है, मगर आज से 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या पूरा कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद इसी में ही बच्चे सर ये क्या था पता ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है मेरे भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ साइड से बाहर चला गया है जी? कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ? बोलो तो सही यार। चलिए एक और स्टेटमेंट है, ये कहता है प्राइमरी वैलेंसी जो है ना, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल, बस ये लास्ट है, खत्म होने वाला है। प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, वो क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं एंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। मतलब क्या? अब इसको बस अपनी टर्म में लेकर जाओ, ये तो चलो हो गई है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की सोचो, अब इसको आसान करने की सोचो कि प्राइमरी वैलेंसी से मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि भाई यहां पर ये था कोबाल्ट था, NH3 था, 6 था, Cl3 था, तो ये क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। ये क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव, तो ये आयोनाइज हो गए हैं। ये क्या हो गए? आयोनाइज हो गए हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ, वो लोग आयोनाइजेबल भी हो सकते हैं और वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल से मतलब क्या? नॉन डायरेक्शनल से मतलब ये है कि मुझे बताओ, क्या क्लोरीन का यहां पर, भाई अब पीछे चला गया है ना, अब तो फिर सब लोग ही एकदम टीम बना के आ जाएंगे कि अरे अब बता, अब साइड में चला गया ना, तब यहां पर लिख देता हूं भाई, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? अरे मैं क्या कह रहा था? हाँ, मुझे बताओ क्या क्लोरीन का कैसा कोई योगदान है? अगर मैं कह रहा हूं कि ये कोबाल्ट के अराउंड 6 लोग हैं, है ना, कोबाल्ट के अराउंड क्या है, अभी तो मैंने बताया ही नहीं, एक और तो बार क्या बताऊं। कोबाल्ट के अराउंड 6 लोग जुड़े हुए हैं और मैं कह रहा हूं कोबाल्ट यहां पर ऑक्टाहेड्रल बना रहा है।
कोबाल्ट के अराउंड यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो क्या क्लोरीन का कोई रोल है इस बात को साबित करने के लिए ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है? क्लोरीन के हिसाब से तो आप इसको टेट्राहेड्रल बोल दो तो भी कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है क्लोरीन। अरे क्लोरीन जो बाहर बैठा है वो मेटल की डायरेक्शंस को कैसे स्पेसिफिक कर सकता है? जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो मेटल के अराउंड क्या स्पेसिफिक ज्योमेट्री बन रही है उस चीज को नहीं बोल सकता, इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल होंगे और आयोनाइजेबल होंगे, यानी कि ये आयोनाइज हो सकते हैं, ऐसे आयोनाइज हो सकते हैं, बट इसका कोई डायरेक्शनल रोल नहीं होता कि यहां पर ये टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, इसका कोई रोल, जो बाहर बैठा है उसका कोई रोल ही नहीं है। अब जो अंदर बैठा हुआ है, अब जो अंदर बैठा हुआ है, जैसे सेकेंडरी वैलेंसी है ना, सेकेंडरी वैलेंसी सुनते ही मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर कनेक्ट करना चाहिए, अगर मेरे से ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। जैसे ही मैं प्राइमरी वैलेंसी सुनूंगा मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कनेक्ट करूंगा, सेकेंडरी वैलेंसी शुरूंगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कनेक्ट करूंगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी भाई? सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल होगा, है ना, नॉन आयोनाइजेबल होगा, एंड क्या होगा? डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल होगा, ठीक है। जैसे मान लो लेट सपोज यहां पर आपके पास ये है कोबाल्ट है ना, यहां पर मान लो A3 है, B3 है ना, कुछ भी है, ठीक है, इस तरीके से है। क्या आप इनको तोड़ के ऐसे कर सकते हो? कोबाल्ट हो गया 3A पॉजिटिव हो गया, 3B 2 पॉजिटिव हो गया, ऐसे आप नहीं कर सकते, ये आयोनाइज नहीं हो सकते हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल हैं। जो अंदर बैठे हुए लोग हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर में अपना योगदान दे रहे हैं उनको आप आयोनाइज नहीं कर सकते। अरे नहीं कर सकते उनको आयोनाइज, है ना, ये नहीं कर सकते, बट हाँ यहां पर इसके अराउंड, मेटल के अराउंड कैसी ज्योमेट्री है उसमें इन A3 B3 वालों का जरूर रोल होगा। कुछ भी कहने का सार है, जो अंदर बैठे हुए होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वहां पर अंदर बैठे हुए उन लोगों को आप तोड़ नहीं सकते हो, आयोनाइज नहीं कर सकते हो, मगर वो वाले लिगेंड मेटल के अराउंड क्या ज्योमेट्री बन रही है उसमें अपना रोल निभाएंगे, यानी कि वो डायरेक्शनल होंगे। अब सिंपल चार स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट ये है कि ऐसे लिगेंड जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो बाहर बैठते हैं, ऐसे लिगेंड जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी करे ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्राइमरी भी करे तब भी, प्राइमरी ना करे तब भी वो अंदर ही बैठे होंगे, अगर कोई सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा तो। प्राइमरी वैलेंसी वाले क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं मगर नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि बाहर बैठे हुए लिगेंड टूट सकते हैं, मगर टूट सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, बट इन लिगेंड का कोई रोल नहीं होता ये बात बोलने में कि मेटल के अराउंड क्या ज्योमेट्री है। आखिरी स्टेटमेंट ये होती है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है मगर डायरेक्शनल होती है, यानी कि अंदर बैठे हुए वाले लिगेंड, वो लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर में अपना रोल निभा रहे हैं, उन लिगेंड को आप आयोनाइज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, मगर उन लिगेंड का मेटल के अराउंड क्या ज्योमेट्री बन रही है वो बात बताने में रोल होता है। कितने लोगों को ये बात जो है जी समझ में आ गई है? तो इस बातों को उतारिए, बस इन चार स्टेटमेंट को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चल सकते हैं। आगे चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं।
अरे मैं तो यही हूँ भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों की समझ में आ गया है। चले, चलो एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो है ना। मान लो मैंने आपको ये तीन कॉम्प्लेक्स दिए, कोबाल्ट NH3 6 है ना, और यहाँ पर मैं Cl3 दे रहा हूँ। कोबाल्ट है, NH3 6 है, और यहाँ पर मैं Cl2 दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, कोबाल्ट है, NH3 6 है, और यहाँ पर Cl दे दिया, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर क्या पूछूंगा, मैं यहाँ पर आपसे क्या पूछूंगा, मैं यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे कंडक्टेंस का ऑर्डर बता दो। आए सर, कंडक्टेंस, कैसी बात कर रहे हो, ये कंडक्टेंस यहाँ पर कहाँ से आ गया। कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा भाई, कंडक्टेंस क्या होता है सर। कंडक्टेंस भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप पढ़ोगे है ना, एक तरीके से करंट, फ्लो ऑफ करंट ही है ना। तो कंडक्टेंस वैसे आयनिक मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और साथ साथ नंबर ऑफ आयंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या होती है, तो अगर आपको ध्यान रखना है तो कंडक्टेंस क्या होता है भाई, कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ आयंस के, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ आयंस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब सर नंबर ऑफ आयंस हमें नहीं पता, आपको पता है भाई, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट है, इसको आप आयोनाइज करोगे NH3 6 3 पॉजिटिव में, और यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव में, इसमें टूटेगा है ना। यहाँ पर ये किस में टूटेगा, कोबाल्ट है, यहाँ पर ये NH3 6 में, और साथ में +2 है तो यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव में टूटेगा। और साथ ही साथ यहाँ कोबाल्ट है, ये NH3 6 है, और यहाँ पर +1 है और Cl नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करूँ ये, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, 4 आयंस हो गया, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, 3 आयंस हो गया, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, 2 आयंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, 2 आयंस हो गए, ठीक है। तो कंडक्टेंस किसके अंदर ज्यादा हुई, कंडक्टेंस ए में ज्यादा होगी, बी एंड देन सी। अब ये चीज भी वर्नर की वजह से हुई है ना। भाई वर्नर ने कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी ही आयोनाइजेबल होगी, मतलब कि बाहर वाली चीजें को आप आयोनाइज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में दोस्त, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई समस्या, बोलो जी। चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया है ना। आइए आगे चलते हैं, आगे चीजों को जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, है ना। लीगेंड को मैं क्लासिफाई करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं लीगेंड की पीडीएफ इस के नोट्स के नीचे लगा दूंगा, ठीक है। इस लीगेंड की पीडीएफ को मैं इस नोट्स के नीचे लगा दूंगा ताकि आप उसको देख सको, ठीक है। फिर हम अगले लेक्चर से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शुरू करेंगे। आइए समझते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स, कि लीगेंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखो आपको जब भी समझ में आना चाहिए, लीगेंड सुनते ही आपको इसकी मतलब फितरत पता हो जानी चाहिए। जैसे फ्लोरीन कुछ है, फ्लोरीन की फितरत आपको पता है कि वो खींचेगा, फ्लोरीन को आपसे जोड़ दो तो आपके ही इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। लीगेंड क्या है, एक डोनर इंसान होगा, है ना। चाहे यहाँ पर फ्लोरीन भी लीगेंड होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। बाद में वो खींचेगा, उसकी फितरत जो है वो है। मगर लीगेंड वर्ड सुनते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, लीगेंड वर्ड सुनते ही आपको ध्यान में आ जानी चाहिए, मेटल है। लीगेंड क्या करेगा, ऐसा चीज जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में दान करेगा, ठीक है। वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब वो बेसिकली क्या है, लीगेंड है। अब आप क्या कहाँ परेशान हो सकते हो, ऐसा वैसे आप परेशान कहीं भी नहीं होगे, अगर मैं ये नहीं भी आपको बताऊंगा तो भी आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आगे भी हम चीजें पढ़ेंगे, है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, बट फिर भी थोड़ा सा चीजों को और मक्खन करने के लिए, और मक्खन करने के लिए ये बताया जा रहा है, ना कि चीजों को बिगाड़ने के लिए। तो अपना खतरनाक कॉन्सेप्ट यहां पर मत ले आना भाई, है ना। लिगेंड जस्ट क्लासिफाई हो सकते हैं बेस्ड ऑन चार्ज, है ना, बेस्ड ऑन चार्ज क्लासिफाई हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकते हैं बेस्ड ऑन डेंटिसिटी क्लासिफाई आप कर सकते हो, ठीक है।
बेस्ड ऑन डेंटिसिटी आप क्लासिफाई कर सकते हो, या फिर आप क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बेस पर भी वो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, इन तरीकों से आप लिगेंड को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। चार्ज समझ में आ रहा है ना? चार्ज के बेस पे आप लिगेंड को क्या क्लासिफाई करेगा? अब कोई चार्ज के बेस पे यही कहेगा कि भाई कोई पॉजिटिव लिगेंड हो जाएगा, है ना, कोई पॉजिटिव लिगेंड हो जाएगा, जैसे एग्जांपल NO पॉजिटिव हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से एरोमेटिक सिस्टम कोई हो गया। न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कौन कौन से होंगे? ठीक है, न्यूट्रल आपके पास CO हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, है ना, ये लिगेंड न्यूट्रल होंगे भाई। ठीक है, आयनिक नेगेटिव लिगेंड होगा, है ना, नेगेटिव लिगेंड कौन होगा? नेगेटिव होगा आपका भाई ये हो जाएंगे आपके Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, है ना, आपका OH नेगेटिव, ऐसे ये नेगेटिव में हो जाएंगे। मतलब चार्ज के बेस पे सब मिलेगा आपको, क्लासिफ ये लिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी और बात है चार्ज। ठीक है, सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है ना? डेंसिटी, अगर मैं डेंसिटी, फोन सिखा रहा है, एक मिनट है ना भाई, मुझे सबसे ज्यादा पता है लोग कब याद करते हैं, जब मैं लेक्चर में होता हूँ, सिर्फ तब। ठीक है, हालांकि मैं कॉल बैक नहीं करता हूँ सिर्फ मतलब जिनसे मुझे खौफ है थोड़ा, है ना, उनको कर लेता हूँ भाई, है ना। एक बार मैंने अपने पापा को गलती से कॉल बैक, गलती से ना, मतलब मैं लेक्चर्स में था, शाम तक मैं उन्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। मैं नोट कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं आया, उनका फ़ोन नहीं आया, और मेरे को तो याद भी नहीं था कि ये चीज़ घटना घटित हुई थी, मगर उन्हें याद था। तो फिर अगले हफ्ते तक लगातार मुझे उन्हें कॉल करना पड़ा, लगातार मुझे कॉल करना पड़ा कि क्या चल रहा है भाई, खाना वाना हो गया? ठीक है, मम्मी थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं ना अपने लड़कों के साथ, कि अरे यार ठीक है बिजी रहा होगा, पापा को पता है बिजी रहा होगा, बट पापा, बाप लोग होते हैं ना, मतलब कि यार अब बड़ा कितना ही हो जाए, अपने से बड़ा नहीं ना। और वो चीज़ यार बढ़िया भी लगती है ना, मतलब कि समझ रहे हो, उनका ओहदा उनका ही ओहदा है, उनका ओहदा ही बहुत बड़ा है। ठीक है, वो हमेशा यहाँ यहाँ होंगे ना, और तुम हमेशा उनसे डरोगे। ठीक है, हमेशा उनसे डरोगे। बीच लेक्चर में भी फ़ोन उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा का अगर फ़ोन आ रहा है तो उन्हें पता होती है मेरी टाइमिंग, कि भाई मैं इतने बजे घुसता हूँ स्टूडियो में और इतने बजे निकलता हूँ, तो उनका फ़ोन वहाँ पर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और अगर आ गया तो फिर मेरे को टेंशन हो जाती है कि भाई नहीं होता, मतलब ये तो नहीं करते कभी भी फ़ोन, उनको जब पता होता है कि इतने इतने, मगर अब आया है तो फिर भाई लेक्चर को 2 मिनट रोको। कई बार आपने शायद देखा भी होगा, मैं साइड में होके आपको बोलता हूँ 2 मिनट दीजिए, तो वो चाहे मैं कॉल बैक कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट अभी उनका नहीं था, है ना हाँ, लड़कियों का थोड़ा ये रहता है, अ, जैसे हमारे घर में भी है ना, मैं तो खैर अकेला ही हूँ भाई, मतलब मैं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है ना, मतलब रियल वो नहीं है, है ना। तो हम जब कज़न वगैरह जो हैं, है ना, तो उसमें जैसे जो दीदी लोग हैं, वो अगर हल्का सा भी हमारा कुछ शिकायत कर दे, पहले, अब तो सब अलग अलग हो गए, उनकी शादियां हो गई, हम सब बाहर 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 ऐसे, है ना, पूरा परिवार ऐसे ऐसे, एक बूंद यहाँ है एक बूंद यहाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल चलिए भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। डेंटिसिटी बेसिकली क्या होते हैं, है ना? डेंटिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड, है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू मेटल। ठीक है, अटैच्ड टू मेटल, ठीक है, अटैच्ड टू मेटल, ठीक है, अटैच टू मेटल। अरे यार भाई, मैं किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा प्लीज, अगर किसी को कुछ हल्का भी इमोशनल वाला कुछ हुआ होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो जस्ट ऐसे ही बता रहा था, है ना बिल्कुल जी बिल्कुल। फादर
डिजर्व प्रायोरिटी क्या भाई, वो प्रायोरिटी ही है ना, मतलब वरना तुम्हारी प्रायोरिटी सारी चेंज हो जाएगी। अगर अपना तो क्या है ना, खौफ है। अपना तो मतलब कि उनका फोन आ जाए तो ही खौफ हो जाता है मन में, ऐसा है कि भाई। हालांकि ऐसे में मतलब वो नहीं है कि डांट वाट वाला या वो डांटते हैं या मैं डरता हूँ, पर वो रिस्पेक्ट वाला एक खौफ होता है। मम्मी के साथ लड़कों का ऐसा नहीं होता, लड़कों का मम्मी के साथ ऐसा नहीं होता। मम्मी के साथ और भाई मम्मी क्या हाल है, ऐसा हो जाता है। और पापा के साथ थोड़ा ना वो ज़्यादा खुलने का नहीं है ना, वो वाला थोड़ा सा रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू मेटल, ठीक है। जैसे कि भाई मान लो ये आपका H2 है, ठीक है, H2 है यहाँ पर, ये H2 है, ठीक है। इसने मेटल को यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी भाई? इसकी डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी कितनी होगी भाई इसकी? 1 है ना। डेंसिटी इसकी कितनी हो गई भाई? 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, NH3 है, NH3 ने इसको डोनेट किया, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1, ठीक है। ये होता है, ठीक है। मगर अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कोई भी लिगेंड यहाँ पर है, EN है ना, ये एक लिगेंड है, ये सब आएंगे। इथाइलिन डाई अमीन हम इसे कहते हैं, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, इथाइलिन डाई अमीन, है ना। जैसे NH2 है, यहाँ पर NH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है। अब ये क्या रहेगा? ये बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा। ये क्या रहेगा? बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर मेटल है, ये नाइट्रोजन यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? बाइडेंटेड लिगेंड कहूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा मेरे भाई? बाइडेंटेट लिगेंड मैं कहूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा? बाइडेंटेट लिगेंड कहूंगा, ठीक है। इसको मैं बाइडेंटेट लिगेंड कहूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास आ गया ग्लाइसिनेटो आ गया, ठीक है। जैसे कि CH2 O नेगेटिव और NH2, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। बीच में आपके पास क्या हो गया? मेटल हो गया, ठीक है। स्मिथ, या तो आप मुझे बता दो भाई, है ना, जो आप कहोगे मैं वही पढ़ा देता हूँ। आप लिख दिया करो, एक एक टॉपिक आप लिख दिया करो, आप जो कहोगे। जो आपको नहीं आता है ना वही पढ़ा देते हैं, पूरा हटा देते हैं, फॉर्मेट ही सारा हटा देते हैं। जो जो चीज़ आपको नहीं आती है वो वही पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपको या तो यूँ लिख दिया को भाई कि ये मत पढ़ाओ सर, है ना, मुझे अगला टॉपिक अभी जानना है तो अगला पढ़ाओ, वो लिख दिया करो। या तो अपन वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, आपके अकेले के हिसाब से चल लेते हैं। और जो कि कभी नहीं होगा तो ऐसी कोशिश करना मत, है ना, कहीं आपको ऐसा लगता है। अगर आपको आता है ये तो शांति से बैठो, जब वहां पर पहुंचेंगे हेप्टासिटी पे तो हेप्टासिटी आपको पता लग जाएगी। नहीं आता है तो देखो, वरना शांति से बैठो। बाकी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको भी ये चीजें देखनी है, समझनी है, ठीक है। अगर ये आपको आता है, आप बहुत होशियार हो, पहले से सब पढ़ कर आए हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो भाई NH2 यहाँ पर सिग्मा है। अब ये एक और नेगेटिव, अगर मान लो मैं नेगेटिव से जोड़ रहा हूं तो यहाँ पर पाई भी बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गए हैं? दो बॉन्ड बन गए हैं, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी भाई? भाई ये NH2 यहाँ पर अगर आपके पास है, NH2 यहाँ पर है, मान लो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर मेटल सिग्मा एंड देन पाई, सिग्मा और पाई इस तरीके से है, ठीक है, सिग्मा और पाई है। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसकी डेंसिटी कितनी होगी, है ना, इसकी डेंसिटी कितनी होगी भाई? NH2 नेगेटिव है, ये क्या है? NH2 नेगेटिव है, एक बार सिग्मा से जुड़ रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके से है, NH2 नेगेटिव है, ये इधर जोड़ रहा है, ये सिग्मा से जुड़ रहा है, और यहाँ पर ये पाई से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये मेटल से अब दो बॉन्ड बन गए। तो अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी? दो नहीं होगी, इसकी डेंसिटी एक होगी, क्योंकि लीगेंड का कितना एटम अटैच है? लीगेंड का एक ही एटम अटैच है, तो यहां पर एक ही होगी इसकी डेंसिटी। अब यहां पर बाइडेंटेड मतलब ऑब्वियसली बाइडेंटेड का मतलब डेंसिटी 2 ही होगी, आरसी बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब दो डेंसिटी, एक इस एटम से जुड़ा है और एक इस एटम से जुड़ा है, तो यहां पर डेंसिटी कितनी होगी भाई? यहां पर डेंसिटी कितनी हो गई? इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2 हो जाएगी। क्लियर है भाई? अब ये सारे आपको मिलेंगे, ये सब आपको मिलेंगे, आप लिस्ट एक बार चेक कर लेना, वहां पर आपको बाइडेंटेड लिगेंड, है ना, ट्राइडेंटेड लिगेंड, सब आपको वहां पर दिखाया जाएगा। जैसे मान लो ये एक लिगेंड आपके पास है ना, ये एक लिगेंड होता है, नाइट्रोजन है, CH2 है, CH2 है और NH2 है, ठीक है ना, CH2 है, CH2 है और NH2 है, ठीक है, CH2 है, CH2 है और NH2 है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी ये आएगा, आगे आएगा, है ना, इसको थोड़ा सा अपन ने बिखेर के लिख दिया। ये कुछ इस तरीके से नहीं होता, ये कुछ ऐसा ही रहता है, नाइट्रोजन, CH2, NH2,
NH2 NH2। तो इसकी डेंसिटी अब कितनी हो जाएगी, यहां पर जितनों से डोनेट कर सकता है, यहां से डोनेट कर सकता है, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई, डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आएगा, लिगेंड आगे आएगा, चिंता मत करना, ये लिगेंड आगे आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट में इसको बिना पढ़े हम आगे जाएंगे, मतलब कि रिडॉक्स मैकेनिज्म में इसका एक यूज होता है, तो लिगेंड वहां पर आएगा, उसकी चिंता मत करना, है ना, इसको बताया जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रेन बोला जाता है इसे, ट्राई अमीनो ट्राई इथाइल अमीन, इसे क्या बोला जाता है, ट्रेन बोला जाता है, ट्रेन, ट्राई अमीनो ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है। अगर फुल फॉर्म लिखनी है, वैसे लिस्ट में आपको ये मिलेगा, ट्राई अमीनो ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है। ये आपके पास होता है ट्राई अमीनो ट्राई इथाइल अमीन, यहां पर होता है, ठीक है, ट्राई अमीनो ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है। क्लियर है भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, करिश्मा क्लियर है भाई, पढ़ रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो? रिहान आया समझ में? तो डेंसिटी बेसिकली है क्या भाई, डेंसिटी सिर्फ ये है कि मेरे लिगेंड के कितने एटम मेटल से जुड़े होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्लासिफाई ये हो सकता है ना भाई, या तो वो मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट होगा, बाईडेंटेट होगा, बाईडेंटेट हो सकता है ना, ट्राई, फिर टेट्रा, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। जिसकी डेंसिटी 1 है वो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी 1 है वो आपके पास मोनोडेंटेट, जिसकी डेंसिटी 2 है उसकी डेंसिटी बाइडेंटेट की क्या होगी, 2 होगी। उसके बाद आपके पास होता है बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में यहां पर आपके पास एक होते हैं क्लासिकल लिगेंड, एक होते हैं भाई क्लासिकल लिगेंड, ठीक है, एक होते हैं मेरे भाई क्लासिकल लिगेंड होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके पास नॉन क्लासिकल लिगेंड, ठीक है। मुझे दिख गया है SCN वाला, किसी ने पूछा हुआ है तो सबर कर लेना, वो दिख जाएगा, है ना, वो बता देंगे अभी, है ना, उसका आएगी जहां जगह वो भी बता देंगे, ठीक है, जहां जगह आएगी उसकी वो भी बता देंगे, ठीक है। क्लासिकल लिगेंड होता है एक, और एक होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड, एक क्लासिकल लिगेंड होता है और एक नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड वो होते हैं दोज हु बिहेव सिंसियरली, है ना, दोज हु बिहेव सिंसियरली। जैसे आप में से कुछ हैं सिंसियर, कुछ नहीं है ना। सिंसियरली का मतलब, जैसे आपका काम क्या है, पढ़ना, है ना। तो जैसे जो लिगेंड का काम है, अगर वो लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, तो अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे ही, मतलब कि डोनर ही डोनर रहे, तो हम कहेंगे वो सिंसियरली बिहेव कर रहे हैं। अगर आपका काम क्या है, पढ़ना, तो आप अगर सिर्फ पढ़ो, है ना, मुझे मत पढ़ाओ, है ना, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, है ना, सिर्फ पढ़ रहे हो, सर ये तो आता है, इसके बाद वहां, है ना। जैसे कल किसी बैच में मैं एक लेक्चर ले रहा था, पीरियोडिसिटी का एक लेक्चर ले रहा था, है ना, वो 1 साल ड्रॉपर था, है ना, किसी बैच का था, 1 साल का ड्रॉपर था, ठीक है। पीरियोडिसिटी में कोई बात कर रहा हूं और उसे वो टर्म सिंबल में आगे जाके वहां पर रिलेट कर रहा है और कह रहा है कि सर ये तो वहां आता है ना। बाकी बच्चे तो एकदम, अब आप समझो जब पीरियोडिसिटी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्या ही आता होगा, बाकी बच्चे टेंशन में आ गए कि अरे भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता। क्लासिकल लिगेंड समझ रहे हो, क्लासिकल स्टूडेंट मतलब जो पढ़ने ही आया है, समझ रहे हो, पढ़ने ही आया है, बिंदास बैठा है, सिर्फ पढ़ रहा है, वो है भाई क्लासिकल लीग स्टूडेंट, ठीक है। नॉन क्लासिकल स्टूडेंट वो है जो पढ़ने तो आया है बट बीच बीच में उसको लग रहा है कि यार थोड़ा रोला तो जमाना पड़ेगा ना, दोज वो बिहेव, वो डोंट बिहेव सिंसियर, वो नॉट बिहेव सिंसियरली, जो सिंसियरली बिहेव नहीं करते। बोलो भाई, तो आप क्या हो, आप लोग सिंसियर ही हो भाई, आप लोग, आप सिंसियर ही हो। देख, अरे बहुत खतरनाक खतरनाक बैच देखें भाई, आप अपने आप को इतना मत समझना कि आप ही सबसे नॉन क्लासिकल निकले हो, अरे आपके में तो फिर भी ये लगा लो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग ही क्लासिकल ही हैं ना, मैक्सिमम ही क्लासिकल है, मैक्सिमम या सारे ही क्लासिकल हैं, है ना, सबको ही कह देते हैं, है ना, सबको ही कह देते हैं।
मगर देखे हैं कुछ बैचेस, क्लासिकल ही रहना भाई, है ना, क्लासिकल ही रहना। नहीं भाई, रिहान जो है वो नॉन क्लासिकल बिल्कुल नहीं है, वो भी क्लासिकल ही है, बट वो थोड़ा थोड़ा जोशीला है। मतलब उसका क्या है कि मास्टर कहीं भूल ना जाए कि अब मास्टर को पेन चलाना चाहिए, तो वो याद ना मास्टर को बताता है कि मास्टर अब इसको एक्सप्लेन, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। दोस्त मगर कुछ कुछ टाइम से वो एकदम जहर क्लासिकल बिहेव कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। दोस्त भू बिहेव क्लासिकल, यानी कि अब लीगेंड के टर्म में हम बताएं सर, लीगेंड का मतलब होता है जो सिर्फ डोनेट करेगा, यानी कि सिग्मा डोनर हो या फिर वो सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर हो। समझ रहे हो, लीगेंड की, अब लीगेंड जो है ना वो अपने नाम की इज्जत रख रहा हो। लीगेंड जैसे स्टूडेंट अपने नाम की इज्जत रख रहा हो, स्टूडेंट अपने नाम की क्या रख रहा हो, इज्जत रख रहा हो कि भाई हाँ मैं स्टूडेंट हूं, तो उसका वो अपने नाम का काम कर रहा हो, है ना। ऐसे ही लीगेंड का काम है कि वो डोनेट करे, तो वो लीगेंड जो सिर्फ डोनेट ही करेंगे वो हमेशा क्लासिकल रहेंगे, है ना। जैसे कि भाई मान लो H2 है ना, इधर H2 हो गया, ये डोनेट करेंगे, सिग्मा से डोनेट करेंगे। जैसे यहाँ पर Cl नेगेटिव हो गया, ये सिग्मा से भी डोनेट करेंगे, फिर पाई से भी डोनेट करेंगे। जैसे यहाँ पर NH2 कहा था ना मैंने, ये सिग्मा से डोनेट कर रहा है, फिर पाई से डोनेट कर रहा है, मगर ये कर तो डोनेट ही रहा है, तो रहेगा क्लासिकल में। अब कुछ लोग होंगे जो नॉन क्लासिकल होंगे। कैसे होंगे सर नॉन क्लासिकल? नॉन क्लासिकल कैसे होंगे? जैसे कि भाई जो सिग्मा डोनर हो, सिग्मा से डोनेट करते हो, मगर भाई पाई से एक्सेप्ट कर लेते हो। अब भाई आप बताओ, ये लीगेंड के नाम पर कलंक हुए या नहीं हुए? लीगेंड क्या है? लीगेंड क्या है? लीगेंड है जो डोनेट करेगा, है ना। मगर ये डोनेट तो करते हैं, एक बार दिखावा करने के लिए डोनेट तो करते हैं, मगर फिर खींच लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया? एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एग्जाम्पल जैसे CO मैंने कहा था, है ना, Cn नेगेटिव मैंने कहा था, ये सिग्मा से डोनेट करेंगे मगर पाई से खींच लेंगे। ठीक है भाई, क्लासिकल स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? तो क्लासिक ये अगर मान लो आ जाए कभी भी, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्लासिकल लीगेंड मतलब आप लोग, है ना। देखा कितना झूठ बोल दिया आज में मैंने। अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। क्लासिकल, क्लासिकल, यू गाइस आर क्लासिकल, यू गाइस आर क्लासिकल, आई एम नॉन क्लासिकल। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? चलें आगे, ठीक है। इन सब के साथ ये चीजें तो हो गई है, ठीक है। एक और चीज होती है एम्बीडेंटेट लिगेंड, है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड भी होता है। क्या होता है भाई? डेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड के बाद एक खास बात होती है कि इस लिगेंड के पास, है ना, इस लीगेंड के पास क्या होता है, ये लीगेंड के पास दो डोनर एटम तो होते हैं, बट एक बार में एक ही यूज कर रहा होता है, या तो ये इधर से डोनेट कर रहा होता है या इधर से डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो एम्बिडेंटेड लीगेंड क्या है भाई? एम्बिडेंटेड लीगेंड क्या है? दोज मोनोडेंटेड लीगेंड, दोज मोनोडेंटेड लीगेंड, दोज मोनो। खास बात ही ये है कि ये मोनोडेंटेड, किसने पूछा था भाई? SCN नेगेटिव वाला, वो एम्बिडेंटेड है, मगर एम्बिडेंटेड हमेशा मोनोडेंटेड होगा ही होगा। दोज मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम्स। अब सर ये कैसी बात हो गई? दो डोनर एटम्स है तो वो तो डेंसिटी वो करना चाहिए, विच हैव टू डोनर एटम, तो ये तो बाइडेंटेड होगा, है ना। नहीं भाई देखो, एग्जाम्पल देखो, है ना, डेफिनेशन कभी भी नहीं रटी जाती है, समझना होता है। ये कार्बन से भी जुड़ सकता है, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, तो इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो नाइट्रोजन है या कार्बन है। मगर ऐसा नहीं है कि ये कार्बन से भी जुड़ गया और नाइट्रोजन से भी जुड़ गया, ये जुड़ेगा एक से ही। यानी कि ये जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, ये हमेशा रहेंगे मोनोडेंटेड ही। आ रही है बात समझ में? ये एम्बिडेंटेड लिगेंड हमेशा रहेंगे मोनोडेंटेड ही, ये बात ध्यान रखना। ये सारी लिस्ट आपको मिलेगी भाई, है ना, इन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना। जैसे भाई NO2 हो गया, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ये ONO, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है।
SCN हो गया, ये सल्फर से भी जुड़ सकता है। NCS हो गया, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। यानी कि ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके पास पॉसिबली है ना, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड, हाँ आपने पूछा था शिवाली, तो NCS जो होता है वो बाइडेंटेड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। NCS मोनोडेंटेड ही है। हाँ, इसके बारे में क्या होता है, एम्बिडेंट, इसके बारे में ये चीज होती है कि एम्बिडेंटेड है। विक्की वर्मन, सिग्मा से डोनेट एंड पाई एक्सेप्ट हाउ। विक्की भाई गजनी मूवी देख के आए हो क्या? कल सीओ के टाइम जब ये बात कर रहे थे कि सीओ मेटल से बॉन्डिंग करेगा, हैं ये बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे कि ये सिग्मा से, अपने ये चीज हमने शायद कही थी, ये सिग्मा, ये पाई स्टार, यहां से ये डोनेट करेगा फिर मेटल से ले लेगा, ऐसा कहा था या नहीं कहा था? अरे गुरु जी कहाँ यार, जीवन में इतनी टेंशनें हैं, भूल जाते हैं, क्या यार। कोई बात नहीं भाई, पाई से एक्सेप्ट करते हैं, है ना, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं पाई से, जिनके पास पाई स्टार वैकेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, आएगा वो आगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगा वहां पर आएगा। ठीक है भाई, हेप्टासिटी भी देख लो, है ना, हेप्टासिटी भी देख लो भाई, वरना समझ रहे हो, हेप्टासिटी भी देख ही लो। हालांकि ये ओएमसी में पढ़ाया जाता है, बट कोई नहीं, यहां पर भी बता देते हैं भाई। हेप्टासिटी क्या होता है, हेप्टासिटी और डेंटासिटी में अंतर क्या होता है ना। देखो भाई, समझो भाई, पहले तो यहां पर जस्ट अपने को समझना है कि हेप्टासिटी का मतलब क्या है, हेप्टासिटी शब्द का अर्थ क्या है। हेप्टासिटी में सिर्फ कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है। यहां पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है लिगेंड का, कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड टू अ मेटल, कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड टू अ मेटल वाया कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एटम, वाया कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एटम, है ना, वाया कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एटम। ठीक है, क्या मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये एक आपके पास इस तरीके का लिगेंड है, कॉन्जुगेशन होना यहां पर जरूरी है। अगर ये मेटल से ऐसे जुड़ा तब मैं इसको कहूंगा ये क्या है, N1 एलाइल है। इसका यहां पर कुछ नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन ओएमसी में आएगा, जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा रहा हूंगा ओएमसी में, ये भर भर कर आएगा। मगर अब देख लो भाई, है ना, अब इस नेगेटिव चार्ज ये रेजोनेंस में भी जा सकता है, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है इधर, है ना, तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं कि ये नेगेटिव इस तरीके से है। अब अगर मैंने मेटल ऐसे जोड़ा तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो अब ये इस कार्बन से भी माना जाएगा जुड़ा हुआ, इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी, तो यहां पर इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, N3 एलाइल होगी। आ रही है बात समझ में? हेप्टासिटी में हमेशा कॉन्जुगेशन वाली बातें आती हैं, कॉन्जुगेशन यानी कि यहां पर जस्ट आपको ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, है ना, जहां पर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। क्लियर है? आगे इसकी बातें भी आएंगी, वहां पर भी हम बातें करेंगे। जैसे कि भाई ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, बहुत आती है। अगर ये मेटल से ऐसे नेगेटिव से जुड़ी हुई है तो मैं इस रिंग का नाम होता है सीपी, साइक्लोपेंटाडाइईन, एरोमेटिक रिंग है, साइक्लोपेंटाडाइईन एनायन हम इसे बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइईन एनायन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये N1CP है। ठीक है, ये क्या है, N1CP है। तो इसकी हेप्टासिटी अब क्या हो गई, ये एक हेप्टासिटी, यहां पर डेंटासिटी नहीं बोल रहे हैं हम, हेप्टासिटी बोल रहे हैं। हेप्टासिटी क्या है, एक है। अब ये यहां पर कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, मान लो मैंने इस तरीके से डबल बॉन्ड नहीं छेड़ा और यहां पर ये कॉन्जुगेशन में कह दिया और मेटल ऐसे दिखा दिया, तो यहां पर N3CP है, यानी कि हेप्टासिटी कितनी हो गई भाई, हेप्टासिटी यहां पर कितना हो गया, हेप्टासिटी यहां पर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। यानी कि सर ये इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ होगा। मैंने मान लो ऐसे ले लिया, है ना, ये पूरा ही नेगेटिव रेजोनेंस में कर लिया, ये पूरे ही इस तरीके से कह दिया, तो ये अगर ऐसे जोड़ रहा हूं तो इसकी हेप्टासिटी क्या है, N5CP है। यानी कि हेप्टासिटी क्या हो गया भैया, हेप्टासिटी क्या हो गया जी, हेप्टासिटी हो गया 5। बोलो जी यस और नो। क्लियर है, समझ में आ रहा है?
बेसिकली हेप्टासिटी में अंतर क्या होगा, डेंटासिटी में अपन कॉन्जुगेशन की बात नहीं करते, यहां पर कोई कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से हम हेप्टासिटी डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आएंगे आगे भी आएंगे, चिंता मत करना। अभी यहां तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? समझ में आएगा। इसके नीचे मैं लिगेंड की लिस्ट अटैच करूंगा भाई, तो उसको आप देख लेना भाई, है ना, वो आपके लिए होगा। किसी को कुछ यहां पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना, कोई चीज में दिक्कत, कोई चीज में समस्या। वाह, एक बार में ही सही हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई? समझ में आ रहा है भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा? गुस्सा होके तो नहीं बैठते हो एकदम, हैं? अच्छे से बैठते हो, प्यार से। चलिए, उम्मीद करूंगा अच्छे से ही हो सब, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी लोगों का। CP4 साइक्ला, साइक्ला, साइक्लोपेंटाडाइइन, साइक्लोपेंटाडाइइन। सर सीपी और अलाइल में क्या डिफरेंस है? भाई कैसी बात कर रहे हो यार, सीपी और अलाइल दोनों अलग अलग चीज है भाई। कोबाल्ट और आयरन में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग अलग चीज है। वो अलग मॉलिक्यूल है, वो अलग मॉलिक्यूल है। आप कहोगे आप बेंजीन और सीपी में क्या डिफरेंस है, बेंजीन अलग है, वो अलग है। साइक्लोपेंटाडाइइन, बिल्कुल ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच जी, है ना, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।